Okay, good morning students. So today we are going to start our new topic. It's our 3.2 reading works of art. Okay. So let's see the warming up. What is the first question? Complete the following idioms using the appropriate color term. For example, here are given the blue, black, green and red. Okay. So first, what is the first sentence? Give someone a look, and a description is given below that sentence. A look of anger or the dislike etc. गुस्से में, a look of anger का मतलब गुस्से में दिखने वाला, या मुझे वो पसंद नहीं है, I don't like this, dislike. तो for that हम क्या यूज कर सकते हैं? Give someone a red look या blue look या फिर black look या फिर green look. ये जो कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू शुड यूज दिस कलर्स फॉर कंप्लीट दिस इडम्स. कहावतें या लोकोक्तियां जिसको बोलते हैं हिंदी में, इडम्स का मतलब, ये आपको यहाँ पर कलर्स यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश शिप ऑफ द फैमिली अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ डिसग्रेस टू द फैमिली. ऐसा व्यक्ति जो फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो फैमिली के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ब्लू करेंगे कि ब्लैक करेंगे कि ग्रीन करेंगे कि रेड करेंगे? अगर आपने रोबोट मूवी देखी होगी तो आपको पता है कि वो जब चिट्टी के यहाँ पे जो बनाते रहते हैं रोबोट्स, वहां पे एक डॉक्टर वसी पहुंच जाता है, तब जो चिट्टी बोलता है ये वर्ड बोलता है, कोई कौन सी शिप घुस गई बोलता है. हमारे यहाँ पे कोई तो भी शिप घुस गई बोलता है. अब कौन सी शिप घुस गई, ब्लू वाली है कि ब्लैक है कि ग्रीन है कि रेड है? यू हैव टू फाइंड इट एंड राइट डाउन हियर. ओके, देन नेक्स्ट, अ डैश लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ द डिफॉल्टर्स. डिफॉल्टर्स लोगों की लिस्ट है भैया, तो कौन सी लिस्ट बोलेंगे अपन? ब्लू लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट या फिर रेड लिस्ट? यू हैव टू राइट हियर. देन अ बेल्ट एरिया ऑफ द फील्ड्स, वुड्स एक्सेट्रा अराउंड द सिटी. शहर के बाजू बाजू में जहाँ पे फील्ड्स हो, खेतों हो, जंगल हो, ऐसे बेल्ट को क्या करेंगे? अ ब्लैक बेल्ट, अ रेड बेल्ट, अ ग्रीन बेल्ट और अ ब्लू बेल्ट. यू हैव टू राइट हियर. देन टू हैव डैश फिंगर्स टू बी गुड एट गार्डनिंग. वो गार्डनिंग में अच्छा है, तो टू हैव क्या लिखोगे यहाँ पे? ग्रीन लिखोगे कि ब्लू लिखोगे कि ब्लैक लिखोगे या रेड? वो आपको सोचना है, ढूंढना है और लिखना है. देन बी डैश विद एनवी, फील वेरी जेलस. जेलस फील करना किसी के लिए, तो बी डैश विद एनवी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. वो गुस्से के मारे क्या हो गया बोलते हैं, जो भी, तो वो कलर आपको यहाँ पर लिखना है. Then give someone or the get the dash signal, give or get permission to do something. कोई काम करने के लिए अगर आपको परमिशन मिल गई तो आपको क्या, आप क्या बोलोगे कि मुझे कौन सा सिग्नल मिल गया? रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ब्लू सिग्नल या फिर येलो सिग्नल? कौन सा सिग्नल यहाँ पे आपको लिखना है. Then a bolt from the, a sudden shock or the surprise. A bolt from the, इनमें से कौन सा कलर आता है वो लिखना है. Then out of, suddenly और unexpectedly अगर कुछ वर्क होता है तो यहाँ पे out of the dark या out of the black, out of the green, out of the red क्या है आपको यहाँ पर लिखना है. It is a idioms. आपको डिक्शनरी का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है. Then once in a moon, वेरी रेयरली अगर कोई हमको मिलता है या कोई एक आधा काम हम ऐसे करते हैं, वंस इन अ कौन सा मून, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. देन वैनिश इनटू द डैश, लिव विदाउट एनी ट्रेस, यहाँ पर भी आपको लिखना है. देन ब्लड, कौन सा? रॉयल ब्लड और द एरिस्टोटिक ब्लड, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड लिखते हैं? ग्रीन ब्लड लिखेंगे, रेड ब्लड लिखेंगे, ब्लैक या ब्लू, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है. देन नेक्स्ट, फेवरेट पर्सन, आइड बॉय, कौन सा? द ब्लू आइड बॉय और द ग्रीन आइड बॉय या फिर ब्लैक और द रेड, ये आपको यहाँ पर लिखना है. कैच समवन्स हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना जिसको बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं जनरली?
ब्लैक हैंडेड बोलते हैं कि रेड हैंडेड बोलते हैं कि ग्रीन हैंडेड बोलते हैं, ये आपको सोचना और लिखना है। दे रोल्ड आउट ऑफ द डैश कारपेट गिव अ स्पेशल वेलकम। आपने बहुत जगह ये देखा होगा, सुना होगा, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, विदेशों में जब हमारे हॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इस कारपेट की पार्टी है बोलते। तो क्या है वो आपको समझना है और लिखना है, समझना है आपको। Then hearing something that diverts attention from the main issues, है ना, क्या है आपको इसको लिखना है। सी बिकम एंग्री, अगर आपको गुस्से में हो तो आप क्या है यहाँ लिखोगे, लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू रिमाइंडेड ऑफ यू व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग कलर्स पर्पल, ऑरेंज, येलो, पिंक एंड व्हाइट। जब आप इन कलर्स को देखते हो तो आपको क्या, आपके दिमाग में कौन सी बात आती है वो आपको लिखना है। ओके, नाउ स्टार्ट द मेन टॉपिक, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, वर्क्स ऑफ आर्ट का मतलब जो कलाकारी है उस चीज को पढ़ना। रीडिंग, उस चीज को पढ़ना मतलब किसी पेंटिंग को हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते नहीं है। किसी पेंटिंग को जब हम समझते हैं, दैट इज द रीडिंग ऑफ दैट वर्क्स ऑफ आर्ट। उस आर्ट की रीडिंग ही मतलब उसको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, पॉपुलरली नोन एज अ रजा, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, and captivating compositions. These are the some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. देखते हैं क्या दिया है। तो सैयद हैदर रजा जो है ये बहुत ही रिनोड पर्सन है, पॉपुलर है, रिनोड है, नोन एज अ रजा, एंड रिनोड इंडियन आर्टिस्ट। कौन से आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, अपने भारत के आर्टिस्ट है, बहुत ही फेमस है। रिनोड का मतलब फेमस, बहुत ही पॉपुलर। देन सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, और वो जनरली बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करते हैं, और उनका जो कलर कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। दैट्स व्हाई इट इज अ कैप्टिवेटिंग द कंपोजिशन। उनका ज्योमेट्रिक शेप को यूज करना और कलर्स को यूज करना, ये क्या करता है, उनकी ड्राइंग को, उनकी पेंटिंग को कैप्टिवेटिंग करता है। उनकी जो कंपोजिशन बाद में बनती है कलर की या ज्योमेट्रिकल शेप्स की, तो कंपोजिशन बनती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, कैप्टिवेटिंग होती है। These are the some of the characteristics features of his painting. और यही कुछ जैसे कलर कॉम्बिनेशन है, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन है, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स है, ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके पेंटिंग के। एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज, और वो जनरली ब्लू एंड ऑरेंज कलर के शेड्स या फिर ये कलर यूज करते हैं। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। ब्लू और ऑरेंज कलर उनके आप हर पेंटिंग में, ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स बोला गया है, उनके उस जितने भी पेंटिंग उन्होंने किए ब्लू और ऑरेंज कलर का बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया है। नन ऑफ हिज पेंटिंग्स डिपिक्ट लाइफ लाइक ए ह्यूमन फिगर्स और द कॉपीज ऑफ द सीन्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट। एक खासियत है उनके बारे में, उनके पेंटिंग्स के बारे में, कि नन ऑफ हिज पेंटिंग, उनके पेंटिंग से एक भी पेंटिंग depict the life like a human figures or the copies। उनकी पेंटिंग की खासियत ये रही है कि उनके पेंटिंग में ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन शेप्स या फिगर्स यूज नहीं किए गए हैं फ्रॉम हिज एनवायरमेंट। देन हिज पेंटिंग्स बिलोंग्स टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग्स, और इसीलिए उनकी जो पेंटिंग्स जो है उनको एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग कहा गया है। क्या कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग्स कहा गया है, जिसको हम समझ सकते, इमेजिनेशन कर सकते, इस टाइप का पेंटिंग्स उनकी खासतौर पे होती है। देन सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स,
और इसलिए वहां पे कहा गया है कि अगर उन्होंने अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट को देखकर नहीं बनाया है, ह्यूमन स्टाइल यूज नहीं किया है, ह्यूमन शेप्स और साइज को यूज नहीं किया गया है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हो गई है। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होने के कारण वो अपने आप में ही इंस्पायर्ड हुई चीजें हैं और दूसरे बाहर से कोई भी बाहरी फैक्टर से वो इंस्पायर होकर बनाई गई नहीं है, ऐसा वहां पे बोला गया है। ठीक है, कह दिया पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर से वो इंस्पायर्ड नहीं है। देन दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पिक इनटू हिज ओन इनर माइंड। दे ओरिजिनेट मतलब उनकी पेंटिंग्स ऐसी बनाई गई है व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पिक, जब आर्टिस्ट उसमें खुद देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको सबसे पहले पिप इनटू हिज ओन इनर माइंड, तो उसको ऐसी पेंटिंग को समझने के लिए अपने आप में झांक कर देखना होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। इतनी खतरनाक पेंटिंग्स है कि देखने वाले आर्टिस्ट या उसको समझने वाले आर्टिस्ट अपने ही माइंड को समझ सके पहले, तब जाके वो पेंटिंग को वो समझ सकते हैं। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of the applying paint, attractive color combination, achieving the balance in some places and creating imbalance in other place. अब उनकी जो पेंटिंग्स है वो इस तरह से बनाई गई है कि उन्होंने सर्कल्स को, ट्रायंगल्स को, स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल्स, लाइंस को, डॉट्स को अरेंज करके बनाया हुआ है इन अ डिफरेंट कंपोजिशन यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक्स, अलग अलग तरीके से उसको उन्होंने यूज किया है। अप्लाइंग पेंट्स, अलग अलग पेंट्स यूज किया, ज्यादातर ब्लू और ऑरेंज उनका फेवरेट कलर है, उन्होंने वहां पे यूज किया। देन अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, उसी कलर से अलग अलग कॉम्बिनेशन करके उन्होंने बनाया है। एंड अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस, जहां पे उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन को बैलेंस किया है तो वहीं कहीं कहीं उसको दूसरे क्रिएट प्ले इन बैलेंस इन अदर प्लेस, अगर कहीं दूसरे जगह पर अगर उन्होंने उसका कम यूज किया है तो वो इन कलर्स को, उस शेप्स को बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट, रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज। अब रजा जी की जो पेंटिंग्स है वो उनकी जितनी भी स्टडी हुई है, जो इंडियन आर्ट की उन्होंने स्टडी की है, और उनकी जो हेरिटेज है, जिन्होंने जिस माहौल में हेरिटेज में, और देखो क्या दिया, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसफी, उनकी जो फिलोसफी, उन्होंने जो अपना कल्चर अपनाया है, अपने कल्चर में जो अपने यहाँ से अभी छोटे से बड़े हुए हैं, उन चीज़ों को उनकी पेंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। His picture seems to radiate peace and life at the same time. His picture seems to radiate peace का मतलब उनके पिक्चरों को देखने से हमें बहुत शांति महसूस होती है, and life at the same time, और शांति तो महसूस होती है, पर उनके पेंटिंग में हमें ऐसा लगता है कि कोई जिंदगी भी है उसमें छिपी हुई, हमें कुछ मैसेज दे के जाती है। इस टाइप की पेंटिंग्स को बनाते हैं। We realize that the paintings is a visible form of a very deep thought, और हमें ऐसा महसूस होता है कि उनकी पेंटिंग एक बहुत ही गहरी सोच, एक बहुत ही गहरा मैसेज हम तक पहुंचा रही है। देखिए हमारे तक उनकी पेंटिंग से एक गहरा मैसेज पहुंचा रही है, ऐसे हमें पता चलता है। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raja's do, और यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स के बारे में बोला गया है कि बहुत ही कम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ऐसी होती है जो देखने वाले के साथ बात करेगी, जितनी की रजा जी की पेंटिंग्स इंसानों से बात करती है। इंसानों से बात करती है का मतलब वो बात करती होंगी क्या पेंटिंग? नहीं। तो यहाँ बोलने का मतलब यह है कि उनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा मैसेज सेंड करती है लोगों को, देखने में उनको खुश कर देती है, ऐसा वहां पे बोला गया है। देन नेक्स्ट, ये देखिए ये पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा।
कि किस तरह से अलग अलग शेप और साइज वो यूज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, रजा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। रजा जी का जन्म एक छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ। ही began to paint from the age of the 12th, और उन्होंने पेंटिंग करना कब से चालू किया? अपनी 12 साल की उम्र से। He studied at a चित्रकला महाविद्यालय at नागपुर and then at a JJ School of Art in मुंबई। तो देखिए वो नागपुर में भी उन्होंने स्टडी की चित्रकला महाविद्यालय में, और उसके बाद वहां से पास होने के बाद वो JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, फिर वहां पे गए मुंबई में और वहां पर भी वो पढ़े। और उसके बाद एंड लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट, और बाद में वो कहाँ गए? फ्रांस गए। किसके लिए? उसके आगे की पढ़ाई के लिए। आफ्टर अ फ्यू इयर्स he decided to settle in France। वहां जाने के बाद, वहां पढ़ाई करने के बाद, वहीं पे काम करते करते धीरे धीरे उन्होंने फ्रांस में ही सेटल होने का निर्णय ले लिया। Then his wife was a French, और वहीं पे रहते हुए उन्होंने शादी कर ली, और उनकी वाइफ कौन है? एक फ्रेंच है। Then he won many national and international awards, और इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। He was honored with all the 3 Padma awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan। तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड तो जीते हैं, पर उसका उनमें से जो हमारे इंडिया के बहुत ही जाने माने जो ऑनर्ड बोल सकते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों ऑनर्ड उन्होंने जीत लिए, अपने नाम पर कर लिए। विद ऑल द अवार्ड्स ऑफ द ऑनर्स, his paintings were exploring a spiritual metaphysical path। with all the awards of the honors, उनको जो भी अवार्ड्स मिले हैं उनके पेंटिंग के लिए, उनकी वो पेंटिंग्स क्या दिखाती है, क्या लोगों को समझाती है? तो क्या समझाती है? एक स्पिरिचुअलिटी बताती है, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, आत्मा से जुड़ने वाली पेंटिंग्स जिसको बोल सकते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब इंसानों से जुड़ने वाली चीजें। एंड देन ग्रेजुअली द बिंदु और द पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स, और सभी पेंटिंग्स में उन्होंने सेंटर में बोलो या फिर कहीं और पकड़ो, वो एक पॉइंट, एक सेंटर है जिसको अपन बिंदु बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, वो उनके पेंटिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर बीच में ये सेंटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। वैसे ही ऊपर वाली पेंटिंग्स में भी आपको कहीं ना कहीं सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का उनका मेन सेंटर, कोर का मतलब होता है मेन सेंटर, तो उनके सेंटर का जो मेन आइडिया जो रहती है वो क्या रहती है? एक बिंदु। देन ही डिस्क्राइब्स हिज वर्क इन दीज वर्ड्स, माय वर्क। अभी वो अपने कामों के बारे में, अपने काम के बारे में बोलते हैं, शब्दों में बयां किया उन्होंने अपना काम कैसा होना चाहिए, मेरा वर्क कैसा है, सफल बोला उन्होंने कैसा। यहाँ देखो, माय वर्क इज माय ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विद अ मिस्टीरियस ऑफ द नेचर एंड फॉर्म्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइट, स्पेस एंड लाइट। अब उन्होंने बोला है कि मेरा जो वर्क है, उनका खुद का जो वर्क है, वो मेरा इनर एक्सपीरियंस है। इनर एक्सपीरियंस का मतलब उनका अंदर की आवाज है, उन्होंने आज तक के क्या एक्सपीरियंस किया वो है वो। एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्टीरियस, और कुछ मिस्टीरियस ऑफ द नेचर, नेचर से जो हमें अचंभित करने वाली चीजें मिली है, वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, मेरी पेंटिंग्स में है। एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर्स, और वही जो है मेरा हाथ इन्हीं चीजों को, इन्हीं एक्सपीरियंस को कागज पर उतारता है, कैनवास पे उतारता है, और अलग अलग कलर और लाइन और शेप्स, स्पेस एंड लाइट के कारण मैं मेरी पेंटिंग्स को आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। ऐसा उन्होंने अपने वर्क के बारे में खुद कहा है। Then sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words। कभी कभी ऐसा बोला गया है कि एन आर्टिस्ट थॉट्स,
एक आर्टिस्ट के, कलाकार के जो विचार है अपीयर टू बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ते हैं। जितना हम उनके बारे में सोचेंगे या उनके पेंटिंग के बारे में सोचेंगे उतना वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, कोई कलाकार अगर है तो वो अपने विचार अपने पेंटिंग्स के द्वारा लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है, पर वो उनको बोल के नहीं बता सकता। ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हो सकता है कोई कोई अपना आर्टिस्ट, पेंटर जिसको ढंग से बोलना भी नहीं आता हो, वो क्या लोगों को समझाएगा कि मेरे पेंटिंग में क्या है, पर बिना बोले ही उसकी पेंटिंग्स लोगों को उसका मैसेज पहुंचाती है। उस वक्त पेंटर को बोलने की जरूरत नहीं, उसका क्या बोलेगा, काम बोलेगा, उसका वर्क बोलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। Then for him the effective medium of the communication is his work, और उन्होंने इसलिए कहा है कि मेरा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का काम क्या है, तो मेरा काम है माई वर्क एंड माई पेंटिंग, हिज पेंटिंग, ऐसा उन्होंने कहा है। देन रजा हैज अ ग्रेट क्रिएटिविटी, रजा जी के पेंटिंग को, या मतलब रजा जी में ही बहुत ही क्रिएटिविटी छिपी हुई है। His पेंटिंग आर अ वेरी एक्सप्रेसिव, उनकी पेंटिंग्स बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेसिव होती है, जो देखने वाले को एक्सप्रेस करती है, उनके विचारों को एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअली। This great artist passed away on 23rd July 2016, और at the age of the 94, the living behind a legacy of the sensitive painting। अब उनकी जो डेथ है वो हमको यहाँ से छोड़ के चले गए, भगवान के घर चले गए। कब? 23 जुलाई को 2016 में, और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 94, मतलब 94 साल के थे वो। और जब वो चले गए तो उन्होंने अपना काम, उनका जो लेगेसी, लिविंग बिहाइंड लेगेसी ऑफ द सेंसिटिव पेंटिंग्स, उनकी पेंटिंग्स में जो सेंसिटिविटी भरी थी, ऐसा बहुत सारा काम, बहुत सारे हजारों लाखों पेंटिंग वो अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं। दैट डिपिक्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, और उनकी जो पेंटिंग से जो वर्क है वो कैसी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशंस में आती है। ये देखिए, ये जो पेंटिंग यहाँ पे दी हुई है, इसको देखने के बाद आप कुछ देर तक जब इसको देखते रहोगे तो आपको भी धीरे धीरे ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। देखिए, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर के शेड्स यहाँ पे यूज किया है, बीच में सेंटर में ये सर्कल दिया हुआ है, मतलब बिंदु दिया हुआ है। आपको ये ऐसी इस तरह से बहुत जगह, ये देखिए यहाँ पर भी बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पे देखो एक आंखों का एक पार्ट बनाया हुआ है, वहां पर भी उन्होंने क्या बनाया है, एक छोटा सा बिंदु। हर इसमें ट्रायंगल शेप, तो फिर ये रेक्टेंगुलर शेप, तो सर्कल शेप, इस तरह से यूज करके उन्होंने क्या किया है, अपनी पेंटिंग्स को बनाया है। और यही पेंटिंग लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी थी, और इसलिए उनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े ऑनर इंडिया के उनको मिले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।